चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट मैग्नेट। हम बात कर चुके हैं मैग्नेट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट, और परमानेंट मैग्नेट में बार मैग्नेट की बात करेंगे। 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है। एंड थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी मैग्नेटिक मटेरियल्स। कितने तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एटसेट्रा। ठीक है, तो बार मैग्नेट सिंपली साउथ नॉर्थ, ये बार मैग्नेट है। इसकी फील्ड लाइन इस तरह है, ये इसकी फील्ड लाइन है। ठीक है, ये फील्ड लाइन सबने देखी होगी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ साउथ। अर्थ की फील्ड लाइन भी कुछ इसी तरह है। नॉर्थ पे लाइंस अंदर गिरती हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये लाइंस और ये लाइंस मोर और लेस सेम है, क्योंकि अर्थ खुद एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह फील्ड लाइन अपनी बनाती है। जो बार मैग्नेट की लाइंस हैं वैसे ही अर्थ की लाइंस हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल में 3 तरह के मटेरियल हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज का डिस्कशन हमारा इन 3 पॉइंट पे है। ठीक है, जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन जेई मेन के सिलेबस में है और स्कूल के पार्ट में भी आता है ये। तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में क्यों है, कैसे है, इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिलहाल क्या है इसकी बात करेंगे। ये साउथ और नॉर्थ, साउथ को आप नेगेटिव की तरह समझिए, नॉर्थ को पॉजिटिव की तरह समझिए, और जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे ही मोर और लेस मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, नेगेटिव पे लाइंस अंदर आती हैं, साउथ पे अंदर आती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। यहां बिल्कुल सही दिखेगा कि यहां नॉर्थ से गई साउथ पे, यहां पॉजिटिव से गई नेगेटिव पे, पॉजिटिव से गई नेगेटिव पे। ठीक है, लेकिन एक अंतर यह है कि जब साउथ से नॉर्थ ये कंटिन्यूअस लाइन जाएगी ऐसे, लेकिन इसकी जब लाइन बनेगी तो ये कुछ यहां डायरेक्शन बदल लेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल में डाइपोल के बाहर दोनों एक जैसे बिहेव करेंगे, डाइपोल के अंदर लाइंस जस्ट अपोजिट है, यहां प्लस से माइनस, यहां माइनस से प्लस। और यही वजह है कि गॉस लॉ हमारा होल्ड कर जाता है, क्योंकि यहां जब आप गॉसियन सरफेस बनाते तो ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल नॉन जीरो आता, लेकिन अगर आप यहां बनाते ये फील्ड लाइन, तो यहां गॉसियन सरफेस आप लेते तो भी बी डॉट डी एस का क्लोज्ड नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जीरो आएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि इसकी फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अंतर है। तो यहां क्या हो रहा है, हर लाइन जो अंदर आ रही है बाहर निकल रही है, क्योंकि हमेशा लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं। इसमें लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, यहां सोर्स और सिंक मौजूद होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई सोर्स या कोई सिंक नहीं है, तो यहां लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं, यहां लाइन कन्वर्ज कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड में देयर इज नो कन्वर्जेंस, नो डाइवर्जेंस पॉइंट। ठीक, तो स्कूल में या जो भी आप नोट्स में छापेंगे, पहला इसका फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन एज इट इज आपको बनाते हुए आनी चाहिए, और ध्यान रखिएगा लाइन कुछ ऐसी बनेगी, एरो जरूर बनाइए। तो ऑलवेज क्लोज है, तो इसमें ऑलवेज क्लोज लाइंस हैं, स्मूथ हैं, कंटिन्यूअस हैं। तो स्मूथ,
continuous and closed lines. Tangent on which gives direction of force नहीं, direction of magnetic field. बेहतर है मैग्नेटिक फील्ड लिखूं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर चार्ज पे बात करें तो ये कुछ ऐसी होती है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बी के पैरेलल नहीं है, बी के परपेंडिकुलर है। इवन करंट पे भी आई एल क्रॉस बी, तो करंट या पॉइंट चार्ज दोनों पे ही फोर्स बी के परपेंडिकुलर है। इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहते, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि वहां टेंजेंट फोर्स की डायरेक्शन है, यहां टेंजेंट फोर्स की डायरेक्शन नहीं है फील्ड की। इसीलिए हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कहेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ बिल्कुल आसान, B डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 0, ये गॉस लॉ। बिकॉज मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। और हम ये कह सकते हैं इसी को, लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो फ्लक्स जितना अंदर आएगा उतना बाहर निकलेगा, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां से फ्लक्स सिर्फ बाहर निकल रहा हो या सिर्फ अंदर आ रहा हो। ये सेकेंड पॉइंट। तीसरा टर्म, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे मैं एम वेक्टर कहूंगा, और एम वेक्टर है स्मॉल एम इंटू डी, वेयर स्मॉल एम इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ये दरअसल पोल स्ट्रेंथ एक तरह का आप हाइपोथेटिकल क्वांटिटी मान सकते हैं, क्योंकि ये हम एनालॉजी साउथ को नेगेटिव और नॉर्थ को पॉजिटिव मान के बनाना चाह रहे हैं। तो यहां हमने Q लिखा, यहां Q, तो यहां डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी लिखा, तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट इसको माइनस एम लिखा, इसको एम लिखा, तो इसको एम इंटू डी बना दिया। ठीक है, तो एक तरीके से एम पोल स्ट्रेंथ एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी, डी सेपरेशन है स्मॉल एम इंटू डी, ये एम वेक्टर है। ठीक है, एनालॉजी करने के लिए और फॉर्मूले बनाने के लिए। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, तो यूनिट के लिए यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला हमारे पास है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया। तो करंट एरिया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया, एम्पियर मीटर। ठीक, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये है और एम्पियर मीटर ये है। ठीक, हां, इसी में शायद आप एक और यूनिट लिख सकते थे एम वेक्टर के लिए, लेकिन छोड़ो, टेस्ला के टर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, वो याद रखेंगे नहीं, छोड़ो, आप खुद क्वेश्चन में आए तो बना लेना एम्पियर मीटर। फिलहाल एम्पियर मीटर स्क्वायर और एम्पियर मीटर यही ध्यान रखिए। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई सो दैट हम इसके फॉर्मूले यहां यूज कर पाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। और ये हमें समझ में आ रहा है कि इस बार मैग्नेट का साउथ नॉर्थ का एम स्मॉल एम इंटू एल है, एल लेंथ ये है, और डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। अगर इसी में बार मैग्नेट ऐसी होती तो साउथ नॉर्थ ये होता। अब हम जानते हैं कि बार मैग्नेट को कहीं भी तोड़ो साउथ और नॉर्थ बन जाते हैं, तो आप यहां नॉर्थ और साउथ एज्यूम कर सकते हो। तो ये L1 वेक्टर, ये L2 वेक्टर, तो दिस विल बी स्मॉल m L1 प्लस स्मॉल m L2, m कॉमन लिया, L1 प्लस L2, दैट मीन्स m इंटू L वेक्टर, और L कौन सा हो गया, ये।
ठीक है, मींस अगर हमारा कोई बार मैग्नेट कुछ इस तरह है, साउथ और नॉर्थ, ठीक है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू इनके बीच का डिस्टेंस 2r आई कैन। और शायद आप इससे एक बात और समझ गए होंगे कि अगर ये साउथ नॉर्थ घुमा के इस नॉर्थ को साउथ से चिपका दिया जाए तो हर पॉइंट पे साउथ नॉर्थ है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ठीक है, और सही बात है, इसकी फील्ड लाइन अगर देखें तो इनकी फील्ड लाइंस, हालांकि फील्ड लाइन नहीं पूछी जाएंगी लेकिन फिर भी मैं इसकी फील्ड लाइन हम जानते हैं, इसकी फील्ड लाइन ये हॉर्सशू मैग्नेट टाइप का है, नॉर्थ से लाइन बाहर निकलेंगी, ठीक है, ये कुछ ऐसी, ये हॉर्सशू मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं। इसकी फील्ड लाइंस ये दरअसल एक टॉरॉइड की तरह हो गया, क्योंकि साउथ नॉर्थ तो ये लाइंस बाहर निकल ही नहीं पाई, पूरी लाइंस इसके अंदर ही रह गई, तो टॉरॉइड की तरह है कि बाहर इसका मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, मैग्नेट कई तरह की आती है, मैग्नेट ऐसी भी होती है कि इसका ये वाला पार्ट हमारा साउथ है इनर, बाहर वाला पार्ट हमारा नॉर्थ है। तो अगर मैग्नेट ऐसी है तो ये मैग्नेट मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन बाहर ही नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है और ये बनेगा। लेकिन ऐसा है तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी, नॉर्थ से आएंगी साउथ पे गिरेंगी, नॉर्थ से आएंगी साउथ पे गिरेंगी, कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके के मैग्नेट्स होती हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं। अब ये मैग्नेटाइज कैसे करते हैं कि किस में साउथ रखना है, कहां नॉर्थ रखना है, ये हम मैग्नेटिक मटेरियल्स में बात करेंगे, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की। फिलहाल बस समझिए चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऐसे, जिसके पोल्स होते हैं, ये पोल हम बना सकते हैं, साउथ बनाओगे नॉर्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको बीच में से तोड़ देते हैं तो अपने आप नॉर्थ और साउथ प्ले क्रिएट हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, साउथ देखो नॉर्थ देखो, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कैलकुलेशन ऑफ एम। दूसरा कि प्रोडक्शन, दरअसल वाई ये पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेट बन ही क्यों रही है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने की वजह से छोटे छोटे करंट हैं। ये तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो ये करंट है, और ये छोटी छोटी करंट लूप्स हैं, करंट लूप्स ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये करंट लूप अगर ये अनमैग्नेटाइज है, अनमैग्नेटाइज है तो ये लूप इधर है, ये लूप इधर है, ये इधर है, करंट रैंडम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ज्यों ही हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया तो ये सभी एक डायरेक्शन में आ गए। तो यहां सिग्मा एम 0 है, लेकिन यहां सिग्मा एम नॉन जीरो है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, जो छोटे छोटे स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से छोटे छोटे बार मैग्नेट बने होंगे, E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, ये आता है। तो एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन अनमैग्नेटाइज्ड में ये रैंडम डायरेक्शन में है। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन में, क्योंकि टेम्परेचर मौजूद है जो इनको रैंडमनेस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइज करेंगे कैसे, इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड सभी डाइपोल को अपने पैरेलल अलाइन कर देगा। तो हर डाइपोल इसके पैरेलल अलाइन हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो अच्छा खासा मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका नेट एम अब 0 नहीं रहेगा। नाउ इट इज अ मैग्नेट। छोटे छोटे बार मैग्नेट मिलके एक बड़ी बार मैग्नेट बन गई। ठीक है, और यही पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ क्या है कि ऐसे इधर कितने हैं, ऐसे इधर कितने हैं,
इन सबको जोड़ दिया, ये स्मॉल m इंटू लेंथ, टोटल आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो इवन हम पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन ये डिफाइन करते कि कितना मैग्नेटाइजेशन है इन अ सब्सटेंस या इन एन ऑब्जेक्ट, कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसकी डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और क्यों ये कैसे कह रहे हैं कि पहले ये रैंडम में थे, सब कट रहे थे, अब हमने इसको अलाइन कर दिया तो मैक्सिमम अलाइन हो गए, तो m अब नेट नॉन जीरो आया। तो यहां मैग्नेटाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे, m नेट कितना था, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसके बारे में हम थर्ड पार्ट जो है मैग्नेटिक मटेरियल उसमें बात करेंगे। फिलहाल मैंने ये वजह बताई कि आखिरकार बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म आया कहां से, क्योंकि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे, अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे, हमने उनको मैग्नेटाइज कर दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख के उनकी स्पिन एक डायरेक्शन में सेट कर दी, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, जो डाइपोल के हैं, ठीक है, इनका प्रूफ स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, स्कूल में क्या यूज होगा, सीधा ये और ये। ठीक है, हालांकि प्रूफ करना है तो साउथ पोल नॉर्थ पोल स्मॉल m मान के फील्ड निकाल के सॉल्व कर दो। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और कैसी लाइंस हैं, यहां ऐसे हैं, तो लाइंस की स्ट्रेंथ अलोंग एक्सियल पोजीशन, लाइन की स्ट्रेंथ अलोंग इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में अपोजिट में m/r³, एक्सिस में पैरेलल 2m/r³, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिजल्ट है। ठीक है, अगर आपको इनका प्रूव करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पोल स्ट्रेंथ पे कूलम्स लॉ यहां क्या बनेगा, तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ पे m μ0/4π m/r³ r वेक्टर, kq/r³ r वेक्टर, इसकी तरह। ठीक है, तो चूंकि ये पोल स्ट्रेंथ और ये सब ज्यादा सिलेबस में ऐसे है नहीं, सिर्फ हमें इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो ये फॉर्मूले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी से छाप दिए। फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल जितना मैंने बताया उससे काम चल जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ एम वेक्टर और कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल, एंड थर्ड पार्ट इज बार मैग्नेट का लास्ट पार्ट, बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे एक स्मॉल m इंटू बी चार्ज की तरह, m इंटू बी, ये थीटा, तो टॉर्क आएगा m b l साइन थीटा, और m इंटू एल m b साइन थीटा, और वेक्टर में लिखा m क्रॉस b। प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो माइनस m डॉट b। सिमिलरली टाइम पीरियड ऑक्सीलेशन का लिखते 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। और इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, जब बार मैग्नेट ऐसी अलाइंड है, m वेक्टर इज पैरेलल टू b। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है, जब बार मैग्नेट ns उल्टा है और ये इस तरह है, m इज एंटी पैरेलल टू b। ठीक है, तो जब ये पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एंटी पैरेलल है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक, तो ये बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है। तो आपको सीधे रिजल्ट याद रखने हैं, प्रूफ कुछ नहीं पूछा जाएगा। रिजल्ट
कि बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना आएगा, m क्रॉस b, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एनर्जी कितनी आएगी, माइनस m डॉट बी। स्टेबल पैरेलल है, अनस्टेबल एंटी पैरेलल। और अगर इसको थीटा स्मॉल पे ले जाके छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 10⁴ जूल पर टेस्ला, ऐसा यूनिट है, यही एम्पियर मीटर स्क्वायर बनेगा, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ओरिजिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एम वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप में है, ओरिजिन पे है, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आई कैप में है, फाइंड वर्क डन टू रोटेट बाय 120। तो हमारा जो बार मैग्नेट है अंडरस्टूड है, स्मॉल मान लिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है, बार मैग्नेट हमारा ऐसा है, एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस एम बी कॉस 0 माइनस एम बी। फाइनली इसको 120 डिग्री घुमा दिया, तो फाइनली क्या हो गया कि ये कुछ बार मैग्नेट 120 डिग्री ऐसा, तो ये m और इसके बीच का एंगल 120, तो u फाइनल माइनस एम बी कॉस 120। तो चेंज इन एनर्जी, यही हमारा वर्क डन है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो u फाइनल माइनस एम बी कॉस 120 माइनस माइनस एम बी, तो आंसर इज 3/2 एम बी। तो 3/2, मैग्नेटिक मोमेंट 10⁴, मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁵, ठीक है, तो 0.6 जूल। ये पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या है कि अगर हमने इसको स्लाइटली टिल्ट करके छोड़ दिया, हल्का सा थीटा लेके छोड़ते, ऑक्सीलेट करता, टाइम पीरियड आता 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। लेकिन जब ये पैरेलल आएगा एक्सिस के, तो यहां से अगर छोड़ा तो यहां से यहां आने में t/4, फिर t/4, 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 t/4। तो आंसर आपका t नहीं है, आंसर आपका t/4 है। तो t की वैल्यू लिखें तो 2 पाई अंडर रूट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ऐसा यूनिट, अच्छी बात है, 10⁻³ एम बी 10⁴, 4 × 10⁻⁵ -5, ठीक है। तो ये 4 और -5, 10⁻⁻1, 10⁻²/4, तो 2 पाई × 10⁻⁻1/2, तो π/10। लेकिन आंसर t/4 है, तो π/40 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इसको वापस आने में। थर्ड है, शायद बाकी की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है 2,0,0। तो देखिए बार मैग्नेट हमारी ऐसी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है, तो जब हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो एक बार मैग्नेट का आएगा, एक इसका आएगा, और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो B1 + B2 नेट आएगा। लेकिन जब हम यहां निकालेंगे तो बार मैग्नेट का इधर है, एक्सटर्नल का इधर है, एक्सटर्नल को B0 मान लेता हूं, तो बार मैग्नेट का ये है, तो यहां दोनों कटेंगे क्योंकि बार मैग्नेट की फील्ड लाइन ऐसी बनती। तो अब देखते हैं कि बार मैग्नेट का आंसर कितना आता। तो इस पॉइंट पे तो बार मैग्नेट का फॉर्मूला μ0/4 पाई 2m/r³, क्योंकि ये इसके लिए एक्सियल पोजीशन है, 10⁻⁷, 2 m की वैल्यू 10⁻⁴/r³, r डिस्टेंस कितना है 2q, तो 1/4 × 10⁻⁻3, इसी को 25 × 10⁻⁵ टेस्ला लिख सकता हूं, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका इतना है और उसका कितना है 4, तो 29 × 10⁻⁵ टेस्ला आई कैप। 0,1,0, तो ये 1 लेंथ है, इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो फॉर्मूला आता μ0/4 पाई m/r³, ठीक है। तो 10⁻⁷, मैग्नेटिक मोमेंट
10 पे 4 बाय r 1 क्यूब, तो यह आया 10 पे -3, और इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 100 इंटू 10 पे -5 टेस्ला। 100 इसका है लेफ्ट, एक्सटर्नल है इतना, तो आंसर आया 96 इंटू 10 पे -5 माइनस आई कैप टेस्ला में। ठीक है, तो यहां पे बार मैग्नेट का और इसका ऐड हो रहा था, यहां बार मैग्नेट का इधर था, इसका इधर था, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नेट बार मैग्नेट का असर ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैग्नेटिक मोमेंट दिया था, तो हम बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले की ही प्रैक्टिस है। स्कूल में न्यूमेरिकल के चांस ना के बराबर हैं, इसीलिए कैसे लिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड पोल स्ट्रेंथ 1 m, इसका एम्पियर मीटर होना चाहिए, इज प्लेस्ड एज शोन, फाइंड बी एट पी। मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है, पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर है, ये कुछ दे रखा है। लेकिन यहां एक छोटी सी दिक्कत है कि पोल स्ट्रेंथ दिया है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो हम निकाल लेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट आएगा स्मॉल m इंटू एल। स्मॉल m कितना है 1 एम्पियर मीटर, L क्या है 8 इंटू 10 पे -2, तो 8 इंटू 10 पे -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा m। लेकिन हम इसमें m वेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ कंपेरेबल है। हाँ, ये काफी बड़ा होता तो हम वो 2m cos थीटा टाइप का कुछ यूज कर लेते, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये लेंथ कंपेरेबल है। तो यहां हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ये +m मानो, ये -m मानो। इस -m की वजह से इनवर्स कूलम्स लॉ सीधे सीधे लग जाएगा, और कूलम्स लॉ, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2। ठीक है, इसके B1 की वैल्यू होगी μ0/4π m बाय, ये लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस B2 की वैल्यू, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये आएगा μ0/4π m। ओके, एरो गलत है, ये नेगेटिव m है, एरो अंदर आएगा B1 का, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, साउथ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, और KQ/R², KQ/R², KQ/R² होल स्क्वायर। अब हमें ये वेक्टर बना के लिखना पड़ेगा, तो वेक्टर में ये 8 है, ये 6 है, ये 53 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री है, तो कंपोनेंट लेके जोड़ना पड़ेगा। और सहूलियत के लिए अगर मैं इसको कुछ नाम देता हूं, तो जैसे मान लीजिए इसमें से मैंने किसी एक को B नाम दिया, तो जैसे इसको अगर B नाम दूंगा तो ये वाली वैल्यू है B इंटू 36/100। सोचिए, इसको B कह रहा हूं तो ये B इंटू 36/100 है। अब रिजल्टेंट कितना है, तो B नेट अगर देखें तो ये है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1B2 cos थीटा, और cos 180 - 53, तो B1 B स्क्वायर, B2 B इंटू 36/100 का होल स्क्वायर प्लस 2 B1 B2 इंटू cos 53 - 3/5। आई कैप जे कैप में भी तोड़ के कर सकते थे, तो ये B मैंने बाहर निकाल लिया, अंडर रूट के अंदर ये मोह माया को भेज दिया मैंने, 36/100 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो एक्चुअली इट विल बी -2 इंटू 3 36 इंटू 3, ठीक है 108, 36 इंटू 3 216, 6/500 ये आया। और B की वैल्यू कितनी है, μ0/4π 10 पे -7, स्मॉल m की वैल्यू 1, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 इंटू 10 पे -4, तो 10 पे -3/36 ये B की वैल्यू है। ये इसमें छाप देंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि इफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड is at distance comparable to the size of bar magnet, then
हम बार मैग्नेट के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ट्रू है कि अगर वहां भी ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली पॉइंट चार्ज मान के आंसर निकालेंगे, और ये एक तरीके से कूलम्स लॉ ही है। तो शायद आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। ठीक है, इन जनरल हमें जरूरत पड़ती है शॉर्ट डाइपोल के लार्ज डिस्टेंस पे, लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन आ गया तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो 2 क्वेश्चन है, एक बार मैग्नेट ये है, एक बार मैग्नेट ये है। M1 M2 की वैल्यू दी है, शॉर्ट बार मैग्नेट मानिएगा, डिस्टेंस r है, पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन r इक्वल टू 10 और फाइंड फोर्स बिटवीन बार मैग्नेट्स एट r इक्वल टू 10। क्वेश्चन 2 में 2 बार मैग्नेट क्रॉस रखी हुई है इस तरीके से, इसी प्लेन में पॉइंट P है और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट Q है, दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। ठीक है, ट्राई करिए। चलो सॉल्यूशन देखें। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, हम फॉर्मूले से लिखें M1 M2। तो इसका वेक्टर साउथ नॉर्थ इधर है, इसका नॉर्थ साउथ इधर है, तो पोटेंशियल एनर्जी M2 की अगर चाहिए, M2 इज इक्वल टू माइनस M2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू M1 डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, तो इसका M वेक्टर इधर है, तो एंगल है 180, तो माइनस M2 और मैग्नेटिक फील्ड का μ0 अपॉन 4 पाई 2m1 बाय r क्यूब इंटू कॉस 180। इसका m इधर, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका m वेक्टर इधर, 180 डिग्री है, m वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, तो प्लस का μ0 अपॉन 4 पाई 2m1 m2 बाय r क्यूब। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है तो फोर्स का माइनस डेल यू बाय डेल आर होगा, तो नेगेटिव के साथ डिफरेंशिएट करते तो एक माइनस ही आता, तो μ0 अपॉन 4 पाई 6m1 m2 बाय r पे 4, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा ही है, प्लस आया, और प्लस क्या शो कर रहा है, दिस इज रिपल्सिव। आना भी था, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के नजदीक हैं तो ये रिपेल ही तो करेंगे, तो ये रिपल्सिव आया। जहां तक न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पे -7, 2, m1 50 ऐसा यूनिट, m2 100 अपॉन r क्यूब, 0.1 का क्यूब, r 0.1 है, 0.1 का क्यूब, 10 पे 3, 10 पे 3, 10 पे 3, 10 पे 7, 1 जूल। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए मेहनत करें नहीं, हम कैसे करें, इसका 3 गुना और एक r से डिवाइड हो गया, मतलब 0.1 30 गुना, 30 न्यूटन। ये सीधे हमने इसी से अंदाज लगा लिया, 2 की जगह 6 आया तो 3 ऊपर, एक 1/r और आया, लेकिन 1/r की वैल्यू r 0.1 है तो 10 गुना, तो इसका 30 गुना न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू आई थी 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 30। ये पहला पार्ट हुआ। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है, ये 2 बार मैग्नेट इस तरह रखी है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो बहुत ही आसान, ये पॉइंट इस m के लिए एक्सियल है, तो μ0 अपॉन 4 पाई 2m बाय r क्यूब इसके लिए, लेकिन इसके लिए इक्वेटोरियल है, इसका m चूंकि मैग्नीट्यूड का रेशो पूछा है तो फर्क नहीं पड़ता ये ऊपर था कि ये नीचे था, मैग्नीट्यूड तो सही आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई m बाय r क्यूब। तो रिजल्टेंट आया μ0 अपॉन 4 पाई m बाय r क्यूब रूट 5, इसका 2, इसका 1 रूट 5। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे जरा सोचिएगा, इस पॉइंट पे इस m की वजह से पीछे, इस m की वजह से नीचे, तो 2 परपेंडिकुलर आएंगे और दोनों इक्वेटोरियल हैं, तो इस पॉइंट पे निकालते तो 2 परपेंडिकुलर, एक इधर एक इधर, तो बी नेट फिर आता μ0 बाय 4 पाई m बाय r क्यूब इंटू रूट 2, क्योंकि दोनों के लिए इक्वेटोरियल, तो रेशो आ गया रूट 5 बाय रूट 2, यहां से। ठीक है, चलो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन में दूंगा, तो कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एज सच पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बस आपको एनालॉजी क्या समझनी है, Q पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, डाई P कैपिटल M है,
ई बी है, बाकी सब चीजें सेम है। जैसा इसमें होता था कि शॉर्ट डाइपोल के लिए कुछ और होता था, बड़े डाइपोल के लिए अलग से करना पड़ता था प्लस माइनस का, वैसे ही इसमें करना है। फॉर्मूले सब कुछ सेम है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, पार्ट है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो यही पॉज करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस की लिंक दी है, दोनों वीडियोस प्रॉपर देखें, 3-3, 4-4 मिनट के दोनों हैं, जहां आपको एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेटिक मटेरियल का एक फाउंडेशन मिलेगा। और मैं यही मान के कि चूंकि आप वो देख चुके हैं, आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो काफी मजा आएगा उन वीडियोस को देख के। बस मैं उनमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि चीजों में हो क्या रहा है। ठीक है, और स्कूल में कैसे लिखना है देखो और वापस आओ। चलो, तो मैग्नेटिक मटेरियल में कैटेगरी तो समझ में आ गई। फेरोमैग्नेटिक, सेकंड पैरामैग्नेटिक, थर्ड वन इज डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक कौन से हैं? जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वीक अट्रैक्शन शो करते हैं, ये वीक रिपल्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक का निकल, आयरन, ये एग्जाम्पल है। इसके लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन। डायामैग्नेटिक के लिए बिस्मथ सबसे अच्छा एग्जाम्पल, और डायमैग्नेटिक के लिए कॉपर भी। ठीक है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं जो हमने वीडियो में देखे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है, ये वीक अट्रैक्शन, ये वीक रिपल्शन शो करता है। ठीक है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड मींस ये कुछ इस तरह। डायामैग्नेटिक में सिर्फ पेयर्ड ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी से, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब यहां लिख देता हूं क्योंकि ये नोट्स एज इट इज आप छापेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विथ टेंडेंसी ऑफ ग्रुपिंग इन डोमेन्स। अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब हमें समझने के लिए ये कि आखिरकार यहां वीक रिपेल और वीक अट्रैक्शन और ये सब क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको वो छापना नहीं है, वो सिर्फ समझना है। तो पहला कॉज ऑफ बी क्या है? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो स्पिन करते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ना के बराबर होता है। ये आइंस्टाइन और एक और कोई साइंटिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन का मैग्नेटिक फील्ड में रोल नहीं है। वॉटएवर द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर इन एनी मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज प्योरली ड्यू टू स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स को हम इग्नोर मार सकते हैं, इसीलिए हम सीधे पेयर्ड अनपेयर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है, तो एक फास्ट एक करंट बन गया, एक करंट बन गया, करंट बन गया तो एक कॉइल बन गई, बाहर की तरफ एक मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, ऐसे हर एक एटम के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2, ये बोर मैग्नेटॉन
यही तो मैग्नेटिक मोमेंट है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, एवरी एटम हैज दिस मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट, हर एटम के पास। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो हर एटम एक बार मैग्नेट है, लेकिन वो बार मैग्नेट अलग अलग डायरेक्शंस में है, उनमें आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर नॉन मैग्नेटिक, ऑल्दो एवरी एटम हैज इट्स ओन मैग्नेटिक मोमेंट, बट ओवरऑल द मटेरियल हैज नो मैग्नेटिक मोमेंट। पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये रैंडमनेस क्यों है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रैंडमनेस, क्योंकि टेम्परेचर मतलब हीट और हीट मतलब एंट्रोपी, रैंडमनेस। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, इनके मिसअलाइन होने के चांसेस ज्यादा हैं और नेट मोमेंट कट जाएगा, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है, सभी कट गए। और सही बात है, एल्यूमिनियम अपने आप में मैग्नेट नहीं है, ठीक है। इवन अब जरा यहां देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो यहां भी हैं, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, डोमेन फॉर्मेशन। आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, क्वांटम कपलिंग टाइप का, कि कुछ ऐसा है कि इसमें भी रैंडम है, इसमें भी सभी कट रहे हैं, इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, ठीक है। लेकिन अंतर इन दोनों में कहां है। और हां, एक और इसका और बना ही देता हूं, ये छापना नहीं है ये वाली लाइन, इसमें कोई एरो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं। तो ये कुछ इस तरह है, अभी सबका जीरो है। नॉर्मल एक आयरन की बार, एल्यूमिनियम या बिस्मथ, इनके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। असर कब आएगा, जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। तो हमने एक एक्सटर्नल मतलब यहां हम नॉर्थ पोल लाए स्ट्रॉन्ग, ये नॉर्थ पोल एक ऐसी बार मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस पे नॉर्थ पोल लाए, इस पे भी ऐसी बनेगा। तो ये सभी अलाइन होना चाहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, जब ये पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट आ जाते हैं, तो ये सभी को पैरेलल करना चाहेगा, यहां भी पैरेलल करना चाहेगा। टेम्परेचर कह रहा है रैंडम रहो, ये कह रहा है पैरेलल रहो, तो टेम्परेचर भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है, ठीक है। इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा ठीक ठाक, तब जाके इनको अलाइन कर पाएगा। लेकिन फॉर सेम मैग्नेटिक फील्ड बी अगर दो जगह अप्लाई करता हूं, तो यहां अलाइनमेंट काफी कम है और यहां अलाइनमेंट एक्सट्रीमली हाई है। वजह क्या है कि इसमें एक क्वांटम कपलिंग होती है, मतलब एक पार्टिकल अलाइन होता है तो उसके नेबरहुड के सब अपने आप अलाइन हो जाते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू रिमेन इन ग्रुप, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से आपने अगर कभी स्ट्रक्चर देखे हो तो ये ऐसे, मतलब ये जो ब्लॉक्स बने हैं ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर ग्रुप एक साथ अलाइन हो गया, और यहां इंडिविजुअली हर पार्टिकल अलाइन हो रहा है। तो यहां अलाइनमेंट की टेंडेंसी काफी हाई है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप के ग्रुप पूरे के पूरे अलाइन होंगे, ठीक है। तो बस समझिए कि कुछ वजह है, इनमें डोमेन फॉर्मेशन की कुछ टेंडेंसी है, बिकॉज ऑफ विच देयर टेंडेंसी टू अलाइन विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली हाई एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएं तो इसमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, और एक्चुअली काफी ज्यादा, और इसमें काफी कम, इतना कम कि डेली लाइफ में हम एल्यूमिनियम का अट्रैक्शन बार मैग्नेट से देखते भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता कि एल्यूमिनियम अट्रैक्ट हो रहा है। इसीलिए बार मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट में जो वीडियो था उसमें बार मैग्नेट से अट्रैक्ट करने के लिए सिंपली निडल्स थी, निडल को पकड़ा चिपक गई क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, लेकिन वो एल्यूमिनियम निडल के साथ करोगे नहीं चिपकेंगी। इसीलिए एक जुगाड़ बनाई थी कि ये पिवोट पे ये रखा था और उसको धक्का दे रहे थे, ये आराम से घूम जा रहा था। तो ये जुगाड़ जो उसमें बनाई थी वो चूंकि वीक अट्रैक्शन था, काफी छोटा फोर्स है, तो उसका इफेक्ट देखने के लिए हमें बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों के असर हमें डेली लाइफ में नहीं दिखते, ठीक है, क्योंकि ये टेंडेंसी टू अलाइन ये काफी कम होता है इसमें। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर आएगा वो काफी कम आएगा।
इतना कि हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इसमें तो था ही नहीं। अब इसमें तो था ही नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, सभी पेयर्ड थे। फिर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कहां से पैदा हुआ? तो बड़ा आसान है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक का स्पिन ऐसा, एक का ऐसा, तो एक इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, एक उल्टी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पे असर डालेगा, इन दोनों पे असर डालेगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आएगा तो एक का एरिया बढ़ेगा, एक का एरिया घटेगा। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये समझ रहे हैं, एक का एरिया बढ़ेगा, एक का घटेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और फोर्स रेडियली आएगा। तो एक का एरिया बढ़ेगा, एक का घटेगा, तो एक का एम बढ़ेगा, एक का एम घटेगा। अब किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह एम नेट आएगा कि ये अपोज करे बी को, कि ये एम नेट बी एक्सटर्नल को अपोज करे। मतलब क्या हुआ? था नहीं, नया पैदा हो रहा है, और नया पैदा जो होगा वो हमेशा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा, तो वो उस इफेक्ट को अपोज करेगा। अब बात ये उठती है कि ये जो नया पैदा हो रहा है इनमें क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, लेकिन इन अलाइनमेंट का असर उस नए पैदा होने के असर से अब भी ज्यादा है, और यहां तो बहुत ही ज्यादा है। तो दरअसल जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, जो अनपेयर्ड हैं उनमें सेम डायरेक्शन में पैदा होगा, और इनका असर काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि आप समझिए, इसका m था, इसका m है, तो अगर ये बढ़ के m प्लस डेल्टा m हुआ, वो घट के m माइनस डेल्टा m हुआ, तो नेट जो आया वो 2 डेल्टा m आया। लेकिन अगर एक सिंगल ही था, यही अलाइन हो गया, तो पूरा m आएगा। तो दैट्स व्हाई अलाइनमेंट का इफेक्ट इज मोर देन द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो वजह थी। हालांकि वजह आपको जनरल नॉलेज के लिए ही जरूरत थी, स्कूल के लिए वजह वजह से मतलब नहीं, चीजें याद रखनी है। तो देखिए, मैं कंक्लूड कर देता हूं क्या है। यहां पेयर्ड ओनली थे, तो यहां मैग्नेटिक मोमेंट पैदा करने का तरीका यही है, एक को बढ़ा दो, एक को घटा दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो वो इफेक्ट काफी कम है, और वो इफेक्ट बी को रोकेगा, क्योंकि यही लेंज लॉ है। ये असर इन दो में भी था, यहां पे भी मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो रहा था पेयर्ड वालों में, लेकिन जो अनपेयर्ड का अलाइनमेंट था उसका असर अब भी ज्यादा है। दैट्स वाई नेट अनपेयर्ड का असर आ गया। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज थी, ग्रुपिंग की टेंडेंसी थी, इस वजह से यहां काफी ज्यादा आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं बी इंड्यूस्ड लिखूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल, ये तो शायद समझ पा रहे हो। यहां लिखता हूं बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस मतलब जो अंदर पैदा हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल। जितना ताकतवर फील्ड लगाओगे उतना बड़ा असर आएगा, चाहे वो अलाइनमेंट का असर हो, चाहे वो लेंज लॉ वाला असर हो। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये है, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितने टाइम्स पैदा हो गया अंदर। और शायद आप ये समझ पा रहे हो कि इसकी ससेप्टिबिलिटी, ये पॉइंट मिटा दूं, तो ये समझ पा रहे होंगे कि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है डायमैग्नेटिक की। क्यों? क्योंकि बी इंड्यूस्ड बी एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है। इसकी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, इसकी ससेप्टिबिलिटी काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और रियलिटी यह है कि इसकी ससेप्टिबिलिटी -1 से 0 होती है। किसकी? डायमैग्नेटिक की, जैसे 0.1, 0.2 इस तरह की। ठीक है, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव में होगी, जैसे 0.2, 0.3, 0.4, 1 इस तरह का। लेकिन यहां जो ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर है वो 400, 500 इतना बड़ा ऑर्डर होता है। तो यहां ससेप्टिबिलिटी का ऑर्डर काफी बड़ा है, मतलब 400-500 के ऑर्डर का। यहां काफी छोटा 0.1, 0.2, 0.3, 1 तक,
यहां नेगेटिव है और -1 लिमिट है। क्यों? क्योंकि जो कॉज है और जो इफेक्ट है, इफेक्ट कभी कॉज को ओवरकम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ये इंडक्टर है, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज V है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस पे इंडक्टर पे जो ड्रॉप आएगा वो V से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये इसको अपोज कर रहा है, बैटरी को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बैटरी कभी भी V से बड़ी नहीं बन सकती। तो जो बैक EMF या जो इफेक्ट पैदा हुआ है लेंज लॉ वाला, वो कभी अपने कॉज से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी अपर लिमिट -1 है। ठीक है, हाँ, और इसमें उल्टी डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, दैट्स वाई ये रिपेल हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट हो रहा है। और रिपल्शन का असर सबसे ज्यादा कब आएगा? जब हम ये -1 की तरफ होंगे। और -1 की तरफ कब होते हैं? ये -1 आता है सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर वो केस है जिसकी ससेप्टेबिलिटी -1 के क्लोज होती है। और वजह काफी हद तक समझ सकते हो कि हमने एक इफेक्ट डाला, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और वो अपने आप को बदल रहे हैं, और चूंकि रेजिस्टेंस नहीं है सुपर कंडक्टर में, तो बदलाव को रोकने वाला कोई नहीं, तो तब तक होता रहेगा जब तक कि उसको काट ना दे। ठीक वही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था कंडक्टर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हुए, रोकने वाला कोई था नहीं, तो वो तब तक रीअरेंज होते रहेंगे जब तक काट ना दे। वैसे ही यहां -1 सुपर कंडक्टर के केस में कि ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कम ज्यादा हुई, और वो तब तक होती रहेगी जब तक कि ये इसको काट नहीं देते। हालांकि इतना ऑब्वियस नहीं है जितना ऑब्वियस मैं बोल रहा हूं। दरअसल इसे मेसनर इफेक्ट कहते हैं, स्पेलिंग पता नहीं क्या है, SS होना चाहिए, पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना, मेसनर इफेक्ट कुछ है, सिलेबस में नहीं है नाम। तो ये सुपर कंडक्टर की ससेप्टेबिलिटी -1 होती है, और ससेप्टेबिलिटी -1 मतलब सुपर कंडक्टर के केस में ये रिपल्शन ठीक ठाक समझ में आएगा। इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन डाली थी कॉपर या बिस्मथ के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर गिराने पे सुपर कंडक्टिविटी की तरफ जाते हैं, तो ये ससेप्टेबिलिटी -1 की तरफ जाएगी, रिपल्शन ठीक ठाक दिखेगा। और वही मैग्नेटिक लेविटेशन का एक्सपेरिमेंट था कि मैग्नेटिकली चीजों को लेविटेट किया था हवा में। तो लेविटेशन का असर कब ज्यादा आएगा? जब टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, मतलब काफी लो, और काफी लो होगा तब जाके इसका असर आएगा ससेप्टेबिलिटी का। ठीक है, रूम टेम्परेचर के नेबरहुड में ससेप्टेबिलिटी लगभग कांस्टेंट होती है, एकदम से काफी लो कर दोगे तो ये -1 की तरफ जाएगी। लेकिन ये सुपर कंडक्टर है, और सुपर कंडक्टर काफी हद तक क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन होगा, क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं होगा। इसीलिए आप इसको कॉमन सेंस ना समझे, बस याद कर लो कि सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक परफेक्ट मतलब -1 काट दिया, -1 आ गया और पूरे एक्सटर्नल को कैंसल आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये ससेप्टेबिलिटी आया। अब हम इसमें एक और टर्म, लास्ट टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये बहुत ही आसान सा है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। यहां मैंने B लगाया, इसकी ससेप्टेबिलिटी 0.2 थी प्लस का, तो अंदर कितना पैदा हो गया? 0.2 B था, कितना B, तो B ये ऑलरेडी था 0.2 B पैदा हो गया, तो B नेट इनसाइड कितना आया? B प्लस 0.2 B, तो अंदर B इसका 0.2 B इसका। लास्ट वाले केस में देखें तो अगर इसकी ससेप्टेबिलिटी -0.3 है, बाहर से हमने B लगाया, तो अंदर जो पैदा हुआ -0.3 B, तो नेट यहां कितना आया? 0.7 B। तो मैं एक और टर्म इसके साथ लिख सकता हूं, B इनसाइड इज इक्वल टू एक्सटर्नल कितना आया और इंड्यूस कितना हुआ। सोचो, ठीक है। और ये अगर लिखूं तो ये बना है B एक्सटर्नल 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, B इनसाइड इज इक्वल टू B एक्सटर्नल 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, और 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। अब जरा सोचिए, इनसाइड और एक्सटर्नल का रेशो ही तो परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी क्या है कि
बाहर हमारा जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहां ई था, यहां ई बाय के हो गया, तो यहां अगर बी था, यहां लैम्डा टाइम्स बी हो गया, तो लैम्डा ही परमिएबिलिटी है, म्यू रिलेटिव। तो परमिएबिलिटी कुछ और नहीं 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी है। तो नेक्स्ट इसमें परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो परमिएबिलिटी 1 से बड़ी आएगी, इसकी परमिएबिलिटी 1 से बड़ी आएगी, लेकिन इसकी 1 से काफी बड़ी, लेकिन इसकी परमिएबिलिटी 0 से, इसमें 1 जोड़ो, 1 के बीच में आएगी। परमिएबिलिटी क्या है? बाहर और अंदर का रेशो। मतलब ये तो आप पढ़ चुके हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर की परमिएबिलिटी अगर मान लीजिए 100 है, तो बाहर भी है तो अंदर 100 भी है। अब 100 भी अगर अंदर आया तो 99 भी कहां से आया? तो 99 भी किसका कंट्रीब्यूशन है? आयरन का खुद का। इसका मतलब ससेप्टेबिलिटी कितनी है? 99, क्योंकि बी था 99 गुना पैदा हो गया, टोटल 100 हो गया। दिस इज ससेप्टेबिलिटी, दिस इज परमिएबिलिटी। तो समझिए, कॉमन सेंस लिखा है कि परमिएबिलिटी क्या है और ससेप्टेबिलिटी क्या है। मैं इनकी डेफिनेशन अलग से लिखूंगा, फिलहाल आप ये हम शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं वो ये, ठीक है। एग्जाम्पल लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम अगले डिस्कशन पे आते हैं। तो ये बेसिक चीज हम समझे तीनों में। ससेप्टेबिलिटी 0 से काफी बड़ी आई, क्यों? डोमेन फॉर्मेशन की वजह से। 0 से बड़ी आई, क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव आई, क्यों? लेंज लॉ। और म्यू रिलेटिव काफी बड़ा है 1 से, क्योंकि म्यू रिलेटिव कुछ और नहीं 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। तो ये पूरा यहां से ये छाप लो, ये हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये हम अलग से फिर लिखेंगे, तो ये नहीं छापना है आपको, ये छाप लो। और मैं रिकमेंड करूंगा एक फिगर भी छाप लो चाहो तो। क्या होता है, फिगर से चीजें याद अच्छी रहती है। तो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ बार मैग्नेट, ये कोई लिक्विड फॉर्म होता तो ये अच्छा खासा ऊपर उठता। यहां फिगर क्या बनता? ये उठता लेकिन उतना नहीं जितना वो उठा। तीसरे में फिगर ये कैसा बनता? ये दब जाता। ये इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लिक्विड ऊपर उठ गया। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता, कमजोर है अट्रैक्शन, उठा लेकिन काफी कम बल्ज आउट किया, यहां बाहर की तरफ दब गया, रिपेल हो गया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है, जो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो काफी कूल था वो, कि खासकर जो बिस्मथ की एक लेयर उस पर मूव कर रही थी, कि नीचे मैग्नेट रखी हुई थी और बिस्मथ की लेयर को हल्का सा धक्का दिया और ऐसा मानो ड्रैग ना के बराबर हो और मूव कर गया था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन काफी कम हो गया, फ्रिक्शन काफी कम हो गया था। अब कुछ डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में पहला मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज, इसी को, अरे यार ये फोन आ गया, हेलो, चलो कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, डिनोट करेंगे इसको m से। डेफिनेशन, डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर वॉल्यूम। डेफिनेशन मैं एनसीईआरटी के लिए छोड़ रहा हूं, एनसीईआरटी से लिखना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो m वेक्टर, एक्चुअली m ये है, h ये है, तो इसको हम सिंबल बदल देते हैं और जो सिंबल होता है I, और I की वैल्यू क्या हो गई? m बाय v वॉल्यूम। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा टर्म मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी
इसका H है सिंबल, और ये है, इसकी डेफिनेशन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू जीरो। वंस अगेन इसकी डेफिनेशन आपको देखनी है, एनसीईआरटी से प्रॉपर लिख लेना। नहीं आए समझ में तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज या इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, और ससेप्टेबिलिटी दिस इज डिफाइंड एज, वंस अगेन डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से छापें, और ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन बड़ा ही आसान सा है, I इज प्रोपोर्शनल टू H। ये मैं समझाता हूं, समझिएगा। बी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा हुआ है वो इस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर आया, और M इसके पैरेलल है, तो B इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से H क्या है, प्रोपोर्शनल टू B एक्सटर्नल, तो H और I आपस में प्रोपोर्शनल है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू I, ये लिखा, तो मैंने लिखा I इज प्रोपोर्शनल टू H। कितना पैदा हुआ, पैदा करने वाला कौन है, फील करो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एक्सटर्नल एजेंट है, कौन पैदा कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना पैदा हुआ, तो कितना पैदा हुआ इज प्रोपोर्शनल टू कौन पैदा कर रहा है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिप्लेस करें तो ससेप्टेबिलिटी टर्म बनेगा। और ये ठीक ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स H ठीक वही है B इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स B एक्सटर्नल। बस अंतर क्या है, दोनों को म्यू जीरो से डिवाइड कर दिया। B एक्सटर्नल बाय म्यू जीरो H है, B इंड्यूस्ड बाय म्यू जीरो I है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। मैं पर्सनली तो सीधे इसी से काम चला लेता कि B कितना इंड्यूस हुआ इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स कितना एक्सटर्नल था, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में ये चीजें नई डेफिनेशन दी हैं, हालांकि उनका अपना मीनिंग है क्यों दिया है, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कौन सा एग्जाम में आने वाला है। तो I इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टाइम्स H, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बस I क्या है, B इंड्यूस्ड बाय म्यू जीरो, ये क्या है, B एक्सटर्नल बाय म्यू जीरो, और B इंड्यूस्ड बाय म्यू जीरो ही कितना है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये समझने के लिए आप सोलेनॉइड से समझ सकते हैं। सोलेनॉइड का B कितना होता है, म्यू जीरो एन I, ठीक है, ये B है। अगर मैं इसका B बाय म्यू जीरो करूं तो कितना बना, एन I, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I, इसी को नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू एरिया ये लिख लूं, इसी को लिख लूं एन आई ए बाय ए एल। एन क्या है, टोटल टर्न्स। अब जरा ये टर्म देखिए, ये क्या चीज है, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, एरिया इनटू लेंथ क्या है, टोटल वॉल्यूम। तो B बाय म्यू जीरो ही हमारा ये टर्म है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि सीधे ये चीज याद रखो। दरअसल याद कैसे रखो, इंड्यूस कितना हुआ मैं ऐसे याद रखता हूं, एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल है, म्यू जीरो से डिवाइड कर दिया, म्यू जीरो से डिवाइड कर दिया, तो ये I बन गया, ये H बन गया, ठीक। हाँ, परमिएबिलिटी लास्ट पॉइंट इसमें, परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी म्यू रिलेटिव डेफिनेशन आप छापेंगे अपने हिसाब से। ये है बी नेट इनसाइड बॉडी अपॉन बी एक्सटर्नल, इन दोनों का रेशो, और यही बी नेट कितना है, एक्सटर्नल तो था ही, एक पैदा हो गया, इंड्यूस हो गया, अपॉन बी एक्सटर्नल, ये आया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी।
और म्यू रिलेटिव एक नंबर है, ससेप्टेबिलिटी एक नंबर है, डायमेंशनलेस। म्यू नॉट की डायमेंशन है, म्यू नॉट की डायमेंशन है, म्यू रिलेटिव की डायमेंशन नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है ये फील हो जाएगा कि अगर किसी चीज की ससेप्टेबिलिटी 72 दी है तो बाहर भी 0.2 टेस्ला है तो अंदर भी 73 टाइम्स 0.2 टेस्ला होगा, क्योंकि 72 तो इसका, 0.2 इसका, 73 हो जाएगा। इसी में आप सोच सकते हैं अगर किसी की ससेप्टेबिलिटी -1 हो गई तो बाहर भी है लेकिन अंदर भी नेट 0 हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ मैग्नेटिक शील्डिंग कि मैग्नेटिक लाइंस अंदर गई नहीं। यही मेसनर इफेक्ट है। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन थी इसमें, तो ये डेफिनेशन एज इट इज एनसीईआरटी से लिखो और छाप डालो। ठीक है, 2 छोटे छोटे टर्म और है इसमें। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक पे टेम्परेचर का क्या असर है, पैरामैग्नेटिक पे क्या असर है और डायमैग्नेटिक पे क्या असर होता है। अब ये बात आपने देखी होगी कि किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर गर्म कर दिया जाए तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। ठीक है, तो दरअसल एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर है द टेम्परेचर व्हेन फेरोमैग्नेटिक loses its tendency of group formation and hence starts behaving like पैरामैग्नेटिक। और मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है पैरामैग्नेटिक कुछ और नहीं, एक तरीके से नॉन मैग्नेटिक ही है। डेली लाइफ में हम इसे पैरा और डाया दोनों को नॉन मैग्नेटिक ही मानेंगे क्योंकि इतना कम फोर्स है, निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे इसने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया, तो वो हमारा क्यूरी टेम्परेचर है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक के साथ क्या है कि क्यूरी टेम्परेचर के अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो ही क्यूरी से क्रॉस करेंगे एट अ सडन वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। वंस अगेन ये क्वांटम है, तो ये हम क्लासिकल फिजिक्स से इसकी वजह नहीं बता सकते। ठीक है, तो बस ये है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस समझ लो अभी तो कि एक टेम्परेचर है जिस पे अचानक से इसने अपनी टेंडेंसी लूज कर दी। और जितना क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं वहां सडन होती हैं चीजें। ठीक है, या तो ये है या ये है, तो या तो वो फेरो है नहीं तो एकदम से पैरामैग्नेटिक हो गया। तो ये क्यूरी टेम्परेचर है। डेफिनेशन और बेहतर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो फेरोमैग्नेटिक तो समझ में आया कि क्या असर होता है। पैरा में अब ये ऑलरेडी पैरा था, लेकिन ये तय है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी ससेप्टेबिलिटी गिरेगी जरूर। क्यों? क्योंकि जितना आप गर्म करोगे रैंडमनेस उतनी ज्यादा आएगी, अलाइन करने की टेंडेंसी उतनी कम, उतने कम अलाइन होंगे, तो ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ गिरनी ही चाहिए। डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी का टेम्परेचर के साथ इन जनरल कोई रोल नहीं है। वजह, कोई चीज अलाइन नहीं हो रही है जहां रैंडमनेस का रोल आएगा। तो ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट है डायमैग्नेटिक की, और देखिए मैंने इस क्वाड्रेंट में बनाया नेगेटिव। ठीक, हां, डायमैग्नेटिक में एक स्पेशल केस जरूर होता है जो मेसनर इफेक्ट हम कह रहे थे कि एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर अचानक से ससेप्टेबिलिटी -1 के क्लोज पहुंच जाती है, तो वो स्पेशल केस है। और वो भी क्वांटम है, मतलब एट अ सडन होगा। जो ही सुपरकंडक्टर के क्लोज पहुंचेगा एकदम से ससेप्टेबिलिटी में चेंज जाएगा। डेली लाइफ में इसकी ससेप्टेबिलिटी एक्चुअली ये सिंबल है CHI, चाई सिंबल है, और ये सिंबल ससेप्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर के साथ डायमैग्नेटिक में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव है। पैरामैग्नेटिक में 1/T पे डिपेंड करती है।
फेरोमैग्नेटिक में ये डिपेंडेंस बिल्कुल अलग है कि एक टेम्परेचर के पहले मैग्नेटिक है, अचानक उसके बाद पैरा में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है और दैट्स वाई हीट करने पे जितनी भी मैग्नेट्स हैं या हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क अगर हाई टेम्परेचर पर रख दिया जाए, मैं एसएसडी की बात नहीं कर रहा हूं, एचडीडी हार्ड डिस्क जो मैग्नेटिक ड्राइव थी, हाई टेम्परेचर पर वो अपना डेटा लूज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि डीमैग्नेटाइज हो जाती है। तो या तो डीमैग्नेटाइज करना है उसको, हार्ड डिस्क का डेटा लूज करना है, तो या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बगल में रख दो या उसको काफी गर्म कर दो। चलो एक एग्जांपल देखिए, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ नंबर ऑफ टर्न्स कैरीज करंट 4 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी H ऑन एक्सिस, ऑल्सो फाइंड BHI इफ आयरन कोर ऑफ परमिएबिलिटी 100 इज इंसर्टेड। तो घबराइए मत, इसमें सिंपली क्या है कि इस पे कोई करंट था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 Ni, लेकिन H की वैल्यू B/μ0 है, तो ये कितना बनेगा Ni, ये H आ गया। तो H की वैल्यू अगर देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने 50 पर सेंटीमीटर, तो 10 पे -2, करंट कितना है 4। ठीक है, तो 200 मतलब 2000 बना, 220,000 यूनिट, और यूनिट क्या है एम्पियर पर मीटर। कैसे? बी की एच की यूनिट वही है जो आई की यूनिट है, आई है डाइपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर। चलो μ0 Ni, तो कुछ और नहीं, इसमें μ0 4 पाई इंटू 10 पे -7 इंटू H कितना है 2 इंटू 10 पे 3 ऐसे, 2 इंटू 10 पे 4, ये B है ये H है। अभी इस समय I का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि कोई मटेरियल इसके अंदर नहीं है जिसमें मैग्नेटाइजेशन हो। पैदा करने वाला है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो तो हमारे पास है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल ही नहीं है। वो तो अब आएगा जब हम मटेरियल इसके अंदर रखेंगे। तो ज्यों ही हम आयरन इसके अंदर रखेंगे, इसकी ससेप्टेबिलिटी है 99 क्योंकि परमिएबिलिटी है 100, तो इसके अंदर एक आई पैदा होगा जो कि ससेप्टेबिलिटी टाइम्स H है। H क्या है बाहरी जो पैदा कर रहा है, तो बाहरी पैदा करने वाला करंट तो अभी भी उतना ही है ना, तो ससेप्टेबिलिटी 99, H कितना है 2 इंटू 10 पे 4 एम्पियर पर मीटर, इतना आई इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। B इनसाइड अगर निकालें तो ये है B एक्सटर्नल प्लस B इंड्यूस्ड, और ये आया तो इसी को लिखा μ0 H प्लस I, μ0 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू H, ऐसे लिख सकते हो। या अंदर B इतना था, अब इसका 100 गुना हो गया, तो आप सीधे लिख सकते हैं अंदर B इनसाइड कितना आया, इसका 100 गुना इंटू 20,000 इंटू 100 टेस्ला, ये अंदर B आ गया। जहां तक H की बात करें तो H अभी भी वही है जो पहले था, H सेम है। क्यों? H क्या है बाहर से कितना जो जनरेट कर रहा है वो H उतना ही है, एक्स्ट्रा क्या आया I, दैट्स वाई B इनसाइड आपका बढ़ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था जिसमें ये डिफरेंशिएट किया कि H क्या है जो बाहर से हम लगा रहे हैं, I क्या है जो उसके अंदर पैदा हो रहा है, नेट कितना है बाहर से कितना लगाया कितना पैदा हुआ, और ये किया तो ये म्यू रिलेटिव टाइम्स बाहर का 100 टाइम्स बाहर जितना फील्ड था। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल। इसी को हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ये सिंपली क्या है कि हम B एक्सटर्नल और B इंड्यूस के बीच में ग्राफ बनाते हैं।
बी एक्सटर्नल आप बढ़ाओगे तो बी इंड्यूस बढ़ेगा, ग्राफ 0 से चालू होता है, बी एक्सटर्नल बढ़ाने पे बी इंड्यूस बढ़ता है और लीनियर होता है शुरू में, लेकिन हमेशा ग्राफ लीनियर नहीं है, तो टेंडेंसी ऑफ अलाइनमेंट लीनियर नहीं है, बढ़ता गया, तो ये हमने मैग्नेटाइज किया। लेकिन क्या है कि जो ही हम बी एक्सटर्नल हटाना चालू करते हैं, ये ग्राफ इसी पाथ पे वापस नहीं आता, ये ग्राफ इस पाथ पे वापस आता है। और फील करिए, बिल्कुल सही बात है, आपने किसी आयरन निडल को किसी बार मैग्नेट से चिपका के रखा, तो बार मैग्नेट ने इसके अंदर अलाइन कर दिया। अब बार मैग्नेट से मैग्नेट को, इसको निडल को आप हटा भी दोगे, फिर भी निडल में कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड बचा रहेगा। और वही टर्म ये है कि एक्सटर्नल 0 करने के बावजूद इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो दिस लेंथ इज कॉल्ड, मैं अलग से लिखता हूं, ये ओ आर इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। इसी को बेहतर है दूसरा नाम दूं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है जो इसके अंदर बच गया। अब अगर हम इसको, जो बच गया उसको खत्म करना है तो उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लगाना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बच गया। तो उल्टी डायरेक्शन में लगाया, कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो मान लो इतनी लेंथ लगाने पे ये खत्म हो गया, तो दिस ओसी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। ठीक है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में कितना लगाना पड़ा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये कोएर्सिविटी है। और ये दरअसल बी इंड्यूस्ड और बी एक्सटर्नल की जगह हम H और I के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। I इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड, H इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल। ठीक है, अब अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में और बढ़ाते जाता तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता। उल्टी डायरेक्शन में बढ़ाते गए, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, ये फुल्ली मैग्नेटाइज हुआ। और फुल्ली मैग्नेटाइज होने के बाद जब हटाना चालू करेंगे तो इस बार जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आएगा उल्टी डायरेक्शन में आएगा, और फिर हम इसको बढ़ा के ले गए ये। तो ये जो पूरी लूप है, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर रीमैग्नेटाइजेशन, कि एक बार पॉजिटिव साइड मैग्नेटाइज किया, एक बार नेगेटिव साइड मैग्नेटाइज किया। तो फील करें, मैग्नेटाइज और ये हमने डीमैग्नेटाइज किया, लेकिन पूरा मैग्नेटाइजेशन खत्म यहां हुआ। उल्टी डायरेक्शन का मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन खत्म यहां हुआ, और फिर से ये पूरी लूप बन गई। ये हमारी हिस्टेरेसिस लूप है। ठीक है, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, तो ये हिस्टेरेसिस लूप से हमें यह पता चलता है कि हम किसी भी मटेरियल की मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में, उसके ग्राफ से हमें यह अंदाज लग जाता है कि अगर किसी चीज की रिटेंटिविटी हाई है, सोचिए अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि इसकी रिटेंटिविटी हाई हो, कोएर्सिविटी हाई हो। फील करें, क्योंकि हम चाहेंगे कि उसका रिटेंशन की टेंडेंसी ज्यादा हो। परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हैं? एक हमने आयरन लिया या जो भी सब्सटेंस लिया फेरोमैग्नेटिक, उस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा, फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, अब ये मैग्नेट बन गया। लेकिन हटाने पे ये बच जाए, हम यही तो चाहेंगे, क्योंकि अगर ये बचे ही नहीं तो वो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेगा। और दूसरा हम ये भी हाई चाहते हैं OC, क्योंकि ये लेंथ जितनी बड़ी उसको खत्म करना उतना मुश्किल, उतनी एडवर्स कंडीशन में भी मैग्नेट जिंदा रहेगी। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर अगर बनानी है हमें, तो आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो इसके लिए रिटेंटिविटी लो, कोएर्सिविटी लो। समझिएगा क्यों? ट्रांसफॉर्मर की कॉइल में हमें परमानेंट मैग्नेट नहीं बनानी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर की कॉइल में ना चाहते हुए भी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये छोड़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझते हैं पहले।
इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या चाहते हैं कि जब हम स्विच ऑन करें मैग्नेट बन जाए, स्विच ऑफ करने पे मैग्नेट ना बने, क्योंकि अगर इसकी रिटेंटिविटी हाई हुई तो स्विच ऑफ करने के बावजूद चीजें चिपकी रहेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्रेन होती है, क्रेन ने क्या किया, आयरन ब्लॉक को चिपका के ऊपर रखना था, तो चिपका के ऊपर उठाया, तो यहां हमने स्विच ऑन किया, मैग्नेट बना, चिपक गया, ऊपर रखा, स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन अगर स्विच ऑफ करने पे मैग्नेटिज्म लूज ही नहीं हुआ तो वो छूटेगा ही नहीं ब्लॉक। तो हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी मैग्नेट रहे जब हम करंट भेजें, इसीलिए इसकी रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी लो होनी चाहिए, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की हाई होनी चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर में रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी से कुछ खास लेना देना नहीं है, बस एनर्जी लॉस कम होना चाहिए, इसीलिए मैं सॉफ्ट आयरन कोर हटा दे रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो ये रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी, ये दो टर्म थे जो हमारे लिए काम के थे। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल हुआ, मोर और लेस थ्योरेटिकल है पूरा, ठीक है। जो मैंने थ्योरी इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा वो अच्छे से पढ़ लेना, और कुछ क्वेश्चन दूंगा उनको कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मेनली ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने ये भूल गया, ये नोट्स के साथ इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन जरूर छाप लेना, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक। और ये चीज पूछा जाता है परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या रखेंगे। चलो मिलते हैं फिर।